दारुल हर्ब है। आप मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग मुझ जैसे आप जैसे क्या जाहिल हैं? क्या उनको नहीं मालूम की तारीख क्या बता रही है? और फिर जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो कायदे-ए-आज़म ने ABC जोन है ना, ये 3 जोन कायदे-ए-आज़म ने कहा कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कायदे-ए-आज़म की आप उनकी मुदब्बराना आप क़यादत को आप देखिए कि उन्होंने बाकायदा मरकजी कमेटी का इजलास बुलाया मुस्लिम लीग का। ये मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। और मरकजी कमेटी में उन्होंने ये रखा कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि महासभाई और ये लोग मुसलमानों के गले काटेंगे अगर पार्टीशन हो गया, तो बेहतर ये है कि हम ये जो प्लान है लूज कॉन्फेडरेशन की बात थी, एक लूज फेडरेशन कॉन्फेडरेशन की बात थी, हम इसको एक्सेप्ट कर लें। आप यकीन करें, वही जसवंत सिंह की किताब को बता, आयशा जलाल ने भी लिखा है। फिर इसके बाद ये हुआ कि जनाब जब कायदे-ए-आज़म ने कहा कि वी एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान, तो जनाब नेहरू उस वक्त प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा आई डोंट एक्सेप्ट इट, है ना। फिर इसके बाद ये है कि जो मामला वो खत्म हो गया, कायदे-ए-आज़म ने कहा कि ठीक है अगर नहीं करते देन लेट्स गो फॉर पाकिस्तान। तो आप मुझे बताइए कि इस वक्त ये जो चल रहा है अबुल, इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो क़ुव्वतें पाकिस्तान के उन लोगों को कि जिन्होंने पाकिस्तान, जिनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, उनके नस्लों को ये तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बनना बुरा हुआ और ये है कि पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था। तो अब जाहिर है कि लोग तो पढ़ते नहीं है, तो उनको तारीख का नहीं मालूम कि तारीख क्या चीज होती है, कौन ने किसका किरदार अदा किया। और अगर ये इतने ही बहादुर थे अबुल कलाम आजाद साहब, तो कहते कि भाई मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, और जो कायदे-ए-आज़म साहब जो बात कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन इतनी जुर्रत का है, खुद इन्होंने अपने किताब में लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम में कि हाँ मैं खामोश रहा और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उस वक्त कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं था। दिस व्हाट ही सेड। तो ये जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो पैसों के जरिए चल रही है, पैसों के जरिए, क्योंकि माफ कीजिए बहुत से लोगों का पाकिस्तान में पैसा ईमान बन गया है, तो वो जो इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों में मायूसी फैलाओ और उनसे ये कहो कि पाकिस्तान का बनना बुरा हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि खुदा न खास्ता ये जुमले क्यों नहीं कहते अबुल कलाम आजाद के कि उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान बन गया है, इसकी तामीर करनी चाहिए, इसको मुस्तहकम करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा लोगों को भेजा, पाकिस्तान में बड़े बड़े मतलब मुसलमान जो थे, जो टेक्नोक्रेट्स थे, उनको पाकिस्तान भेजा। तो ये चीजें बतवाने नहीं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी से भी मंसूब है ये बात तारीखी हक़ाइक़ में कि वो तहरीक पाकिस्तान और इसके खिलाफ थे, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि अब इसकी पूरी तरह से हिफाजत करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए। तो सुनाए उनके शागिर्दों ने, दोस्तों ने ये कहा था कि पहले तो आप इसकी मुखालिफत करें। तो अच्छा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मस्जिद बनने से पहले जगह के ऊपर तकरार सही है गलत है बहस हो जाए, मगर एक मरतबा जब मस्जिद बन गई तो फिर उसका एहतराम लाजिम है। अच्छा मुझे बताइए, चलिए थोड़ी देर के लिए हम ये बात करते हैं जो आज पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि अगर वाकई आपको इतनी हिंदुस्तान से हमदर्दी तो चले जाएं भाई। और दूसरी बात ये फिर यहाँ क्यों रह रहे हैं? जो फरावानी इस तमाम तर मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का, बेरोजगारी का सैलाब आया है, तो फिर यह कि आप हिंदुस्तान चले जाइए, वहां आपको हर चीजें मिलेंगी। बहुत से लोग गए 2 साल में परेशान होकर वापस आ गए, कल में तोबा कर लीजिए, उनको वहां पर हिंदुओं ने भगाया। फिर सच्चर की रिपोर्ट देख लीजिए, जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर देखिए सवाल यह है कि पाकिस्तान में अब लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ टेलीविजन पे जो गुफ्तगू होती है उससे नतीजा अक्स करते हैं, और जब नतीजा अक्स करते हैं तो वो नतीजा सही नहीं होता क्योंकि वो तारीख के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहे। अब यही जो बात आपने मुझसे अबुल कलाम आजाद बात की, कितने लोगों ने मतलब ये कि तारीख पढ़ी होगी, जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, कितने लोगों ने मेरा कॉलम पढ़ा होगा? नोबडी इज गोइंग टू रीड। आपकी लीडरशिप तो बहुत तो फिर ये देखिए, आपको तो लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं और आप बड़े कसीर इशात रोजनामे में कॉलम लिखते हैं और उस पर लोग तबसरा भी करते हैं ऐसा, और आपने बजा तौर पे अपना मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया है। अच्छा, कुछ मुखालफतें भी आई क्या इस कॉलम के लिखने? जी आई और हाँ पाकिस्तान में आई। मेरे पास मतलब ये कि यहाँ तक के जुमले मेरे लिए लिखे गए कि भाई इनकी क्या बात है, ये तो लादीन फर्द है, मतलब ये कि ही इज अ नॉन बिलीवर। तो ये इस किस्म के जुमले जो आए मेरे लिए तो मुझे हंसी आई। फिर एक जुमला और आपकी खिदमत अर्ज करूं, देखिए क्या हम लोगों को क्या हो गया है, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि हम अजाब में मुब्तला हो रहे हैं और हम एक ऐसी तरफ चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मक्तल की तरफ कि इनको एहसास नहीं। एक साहब ने कहा कि भाई कायदे-ए-आज़म ने भी तो लोगों को मरवा दिया। आप इमेजिन करें, मैंने कहा कि भाई इसके बाद तो मैं आपसे बहस करने को तैयार नहीं हूं। मैंने कहा कि वो तो पहले ही कहते हैं, लियाकत अली खान के अल्फाज मौजूद हैं कि भाई द पार्टीशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, दीज एक्सट्रीमिस्ट हिंदू दे विल टीच अ लेसन टू द मुस्लिम्स एंड दे विल किल अस। और वही हुआ कि कितने 30 लाख मुसलमान जो है मारे गए। और गुरदासपुर में क्या हुआ, ईस्ट पंजाब में क्या हुआ, ये सब चीजें भूल गए, फिरोजपुर में भूल गए।
कोई किसी को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। अरे मैं कहता हूँ कि जो लोग अपनी तारीख को बुला देते हैं वो कौम खुद भूल जाती है। खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। आगा साहब एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन हज़रात, आगा मसूद हुसैन साहब से ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा मत, बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ और शायद आप भी कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉलम नवीस, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब आगा मसूद हुसैन साहब। और इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी अगर राय देनी हो तो आप मुझे फेसबुक पेज पे दे सकते हैं www.facebook.com/अंजुम रिजवी ANJUMRYZVIE। और अगर आप मुझे ट्वीट करना चाहें तो ट्विटर पे www.twitter.com/अंजुम रिजवी, रिजवी की स्पेलिंग RYZVIE है। आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं। गुफ्तगू दोबारा से शुरू करते हैं जहां से टूटी थी। आगा साहब, ये तो आपसे बड़ी उम्दा बात हो गई। अब इसी तनाजुर में अब 2-3 और सवाल उभर रहे हैं। मसलन ये बन्नू जेल, ये जो हुआ है, सखर जेल हुई थी कुछ अरसे पहले, लेकिन इतना बड़े पैमाने पे तो या तो हमने 400 करीब लोगों को निकाल के दस्तारबंदी की, उनकी दस्तारबंदी की, यानी या तो ये हमने सिर्फ फिक्शन फिल्मों में देखा, एक्शन फिल्मों में, हॉलीवुड की ग्रेट एस्केप और फलाना वन रेन एक्सप्रेस, ये सारी के कैदियों को छुड़ा रहे हैं, लेकिन ये रियल लाइफ ड्रामा तो यहाँ हुआ है। क्या सिक्योरिटी लैप्स हुई, क्या हुआ, इंटेलिजेंस कहाँ थी हमारी? बन्नू से वो में दाखिल हुए हैं, वो भी ढाई, जो कि सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, वो भी 300-400 लोग थे जो आए, पूरा एक लश्कर आया है, गाड़ियां आई, 17 गाड़ियां 18 गाड़ियां आई हैं। और जिस इलाके से वजिस्तान ये जहां से भी आई हैं, वहां से लोग कहते हैं कि कम से कम 8 या 10 चेक पोस्ट तो हुए हैं जो स्ट्रिक्ट यानी डिसाइफरिंग करती है। वहां से असलहा भी था, उनके पास था। क्या हुआ ये सब कुछ? देखिए मैं आपसे बताऊं कि मैं सिक्योरिटी लैप्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे फोर्सेज ऐसी हैं जो पैसा फेंक रही हैं। आपको याद होगा कि जब फ्रांस ने जर्मनी पे कब्जा किया नेपोलियन ने, तो आपको मालूम है कि उस कब्जे से पहले क्या हुआ था? उस कब्जे से पहले ये हुआ था कि नेपोलियन के हुक्म से जर्मन में बाकायदा पैसे तकसीम किए गए, है ना। और बवेरिया की जो हुकूमत थी, जिसको हिटलर ने मतलब चैलेंज किया था, आप तो बता रही है, तो मैं ही बता रहा हूँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल वही सूरत हाल है कि यहाँ पर पैसा चल रहा है बहुत बहुत। और फिर वो आपकी बात कथा, बल्कि आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि पैसे चले, और फिर उसने अपनी डायरी में ये लिखा कि उससे पहले हम एक हरावल दस्ता भेजते थे आम आदमियों की शक्ल में, जो अफवाहें फैलाते थे, बदतमीजी फैलाते थे, और जो अटैकर करने वाला है उसको जस्टिफाई कहीं ना कहीं। मैं आपने इतनी बड़ी बात की। और मैन कैंप जो किताब है हिटलर की, वो उसने मैन कैंप मीन माई स्ट्रगल, उसने लिखा है कि ये बिल्कुल ऐसे ग्रुप्स आते थे जो बाकायदा ये कि मुल्क के खिलाफ जो है नफरत पैदा करते थे। आप यकीन करें, उसको आप पढ़ें तारीख को, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसका जो बिल्कुल ब्लूप्रिंट है वो पाकिस्तान में नजर आ रहा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो हो रही है। और फिर ये देखिए कि जिस तरीके से ये लोग आए, आप मुझे बताइए कि अगर 10 चेक पोस्ट है या 5 चेक पोस्ट है, तो ये कैसे 17 गाड़ियों में निकल गए जिनके पास इतना भारी असला था, है ना। रेजिस्ट क्यों नहीं कर पाए? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है कोलैप्स हो चुका है, बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। और पैसे की बुनियाद पर जो है वो मेरा ख्याल है, माफ कीजिए, सब कुछ हो रहा है। जब अब इतना टाइम मिल गया कि एक वो जो फांसी गार्ड का मुजरिम था, उसकी दस्तारबंदी, बिल्कुल दस्तारबंदी करे। उसमें से एक वो था कि जिसने मुशर्रफ पर हमला किया था, जो था। जी हाँ, मास्टरमाइंड। इतना टाइम मिल गया भाई। इस तरह के ऑपरेशन में तो ये होता है ना कि भाई करो और भागो, नहीं, लेकिन इतना टाइम के बाकायदा आपको मालूम है ना, आपको मालूम है कि उनके भी कुछ साथी होंगे जिनके जरिए वो दाखिल हुए, जिनके जरिए उन्होंने ताले तोड़े, है ना। वो सब चाइनीज ताले थे, उनको तोड़ा उन्होंने। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर जो अफसोसनाक बात यह है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, वहाँ पैसे के जरिए जो है लोगों को अपना हमनवा में तहरीक तालिबान ने इस सिलसिले में कबूल किया है। अब यही तहरीक तालिबान है कि जो रोजे अव्वल से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही है। और आपको भी मालूम है कि तहरीक तालिबान को किसने बनाया, कैसे बनी, उनके हथियार जब सवात ऑपरेशंस में मिले थे, वो सारे अमेरिकन साख्ता हथियार थे। जो RDX बारूद था वो इंडियन मेड था। ये सब तो इंटरनेट पे खासा आपने देखा होगा, बिल्कुल आ गया। तो बल्कि बहुत सारे जो ऐसे थे, अगर मैं जरा से आपकी याददाश्त के लिए, कि जो मारे गए थे मिलिटेंट्स, जब उनको देखा था वो तो गैर मख्तूम थे, यानी कि वो मुसलमान भी उनकी मुसलमानी नहीं हुई थी ना। तो मैं ये कर रहा हूँ कि
जब ये चीजें, अच्छा फिर बहुत से ऐसे मिलिटेंट हैं जो तहरीक तालिबान में शामिल हुए हैं, वो सवात से जो बच के निकल गए। अब ये जो है नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में ये लोग बैठे हुए हैं, उनकी दो मतलब टू प्रोंग्ड अटैक होता है। टू प्रोंग्ड अटैक ये होता है कि एक तो वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करें, पेशावर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अटैक करें, लोगों में मायूसी फैलाएं और यह है कि जो मासूम लोगों की उनकी जानों से खेलें, ताकि जो है एक फिजा हो कि पाकिस्तान के अंदर जो है हुकूमत जो है अपनी रिट कायम करने में नाकाम हो चुके हैं। ये इनका एक नफसियाती वार है। दूसरा, यही लोग यानी इन्हीं के वो लोग कि जिनका ताल्लुक तहरीक तालिबान से महज इसलिए कि उनको सेंचुरी मिली हुई है, और यही फिर बाद में जो है ना वो जाके काबुल में भी मतलब ये कि हंगामा करते हैं, काबुल में करते हैं। लेकिन ये जो कल काबुल में हुआ है 2-3 दिन पहले, जो हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि स्प्रिंग ऑफेंसिव। देखिए, स्प्रिंग ऑफेंसिव के बारे में बहुत पहले से मतलब बातें हो रही थी कि इस किस्म के हमले होने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो नेटो की खुद करज़ई ने कहा है कि ये तो नेटो का जो बहुत बड़ा फेल्योर है, यानी ये जो आए थे ये पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो तो अमेरिका जो कि पाकिस्तानी दुश्मनी में इतना आगे निकल गया है कि वो इस हमलों को भी पाकिस्तान से नत्थी करने की कोशिश कर रहा है। अफगान तालिबान, हालांकि अफगान तालिबान तो उनका कोई ताल्लुक नहीं, करज़ई ने जुमले नहीं कहा। Karzai never used the word that these people actually came from Pakistan. He said that it's a failure of the NATO. Whosoever came and whosoever destroyed and killed the people, actually this is a failure of the NATO intelligence, है ना, ये उसने कहा। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि ये जो स्प्रिंग ऑफेंसिव हुआ है, ये एक चीज का शाखसाना है, और वो शाखसाना ये है, आप सुनिएगा कि ये जो पीसफुल एग्जिट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं ना, ये पीसफुल एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं होगी, ये तो बिल्कुल ऐसी होगा जैसे वियतनाम से भागे। और ये देखें कि ये जो जिस तरीके से मुल्ला उमर के जो कारकुन हैं वो जिस तरीके से फैल रहे हैं कंधार में, जितने भी कंधार जो उनका रूहानी वो है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो पैसे आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं जो ओपीएम की कल्टीवेशन है। आप नए अखबारात जो आजकल अखबारात निकल रहे हैं काबुल के अंदर भी कहते हैं कि 90% जो है ना जो ओपीएम बन रही है वो कंधार के करीब इन ओपीएम फील्ड से बन रही है, और ये पैसा जो है इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि आप ये सुन के बड़ी आपको हैरत होगी कि कराची में जो किडनैपिंग होती है उसमें भी यहाँ तालिबान शामिल हैं, जो किडनैप करने के बाद फिर रैंसम लेते हैं। रैंसम से लेके वही पैसा जो है फिर वो असलहे के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप मुझे बताइए कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक और चीज़ की मतलब निशानदेही करती है कि अभी तो कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी ने एक मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की है 14 नुकाती, है ना। उसमें कहा कि हम अमेरिका से माफ़ी मांगे और ड्रोन हमले नहीं होंगे, और ये है कि हम ट्रक के ज़रिए या कंटेनर के ज़रिए जो है असला जो है अफगानिस्तान नहीं जाने देंगे, वगैरह वगैरह, और हमें वही मरात मिलनी चाहिए, और अमेरिका के फुटप्रिंट्स पाकिस्तान में। मुझे जिस बात का डर है, एक लफ्ज़ में इस्तेमाल हुआ है इस 14 नुकात मुत्तफ़क़ा करारदाद में, अंजुम रिसा उसमें एक लिखा है कि अमेरिका इस बात की निशानदेही, इस बात की यकीन दहानी करा है हमें कि हॉट परसूट नहीं होगा। या आप मुझे बताइए ये जो बनाया, अच्छा ये रजा रब्बानी वगैरह का कहाँ इंटरनेशनल रिलेशन से इनका ताल्लुक है? आप यकीन करें कि ये सारे मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर हुई है, और फजल रहमान साहब ने पहले इससे इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने भी इत्तेफाक कर लिया, और जिस पर कि इमरान खान ने कहा कि यू टर्न किया है। तो आप मुझे बताइए कि इसका मतलब ये कि हॉट परसूट होगा, मतलब हॉट परसूट होगा तो इंटरनेशनल लॉ के तहत होगा। भाई हॉट परसूट हुआ तो आप कैसे रोक लगेंगे? ड्रोन को भी वो हॉट बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं वो तो बल्कि बाराक ओबामा ने कहा कि हम क्यों अपने आदमियों को मरवाएं, जो कहा कि द बेस्ट टेक्नोलॉजी